आज हमारे साथ हैं विकेश तिवारी। हम्म। हम्म, तो इन्होंने पहले डायरेक्ट टाइम में 2 बार इंटर्नशिप की है, और एक बार इन्होंने स्लैक सैन फ्रांसिस्को में भी इंटर्नशिप की थी। और इन अभी ये स्पीड वॉक में सीटीओ भी रह चुके हैं, और अभी इनका टेक्सा टेक्सा के को फाउंडर हैं अभी ये। तो हाय। हाय हाय। बढ़िया। सब सब एकदम बढ़िया। बढ़िया है। सब एकदम सब बढ़िया बढ़िया है। है। हाँ, बढ़िया है ना। तो इंटरव्यू चालू करता हूँ मैं। हाँ बोलो। तो सब बढ़िया है ना, मतलब अभी क्वारंटाइन में सब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्वारंटाइन में घर पे हैं कुछ बस अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और काम करते हैं और बस फोकस्ड है कंपनी के ग्रोथ पे। बस और कुछ नहीं। और जस्ट ट्राइंग टू बी एट होम मेकिंग श्योर दैट वी don't get any infection or anything, so taking all the precautions which is really important. So yeah, just being at home and eating good food and just working. तो यार, मैं सबसे पहले मेन टॉपिक पे आता हूँ, मतलब राइट टू द टॉपिक। मतलब मेरा जो क्यूरियोसिटी है, मतलब अकॉर्डिंग टू द, जैसे मतलब कंपनी कैसे चालू करते हैं या ये सब। तो एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि इसमें आपका मतलब वर्क एथिक बहुत इम्प्रूव हो जाता है। मतलब अगर आपका वर्क एथिक एथिक काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, तो उसका वो ग्रोथ कैसा था, और आपने क्यों, आपको क्या लगता है कि ऐसा वर्क एथिक आपको कैसे मिला? मतलब वो ग्रो आपका, क्या वो पहले से था या फिर स्लोली स्लोली मतलब प्रोसेस कैसा था? हाँ तो वर्क एथिक जो है, वर्क एथिक डिपेंड करता है कि आपका एंड गोल और मिशन क्या है, क्या आप क्या अचीव करना चाहते हो। अगर आपको बस एक कंपनी चालू करनी है और दो पांच पैसे कमाने हैं तो आपकी वर्क एथिक आप जैसे भी आपको जो पहले थी वही वही चलते रहेगी, आपको चलता है। बट जब आपकी कंपनी ग्रो होने लगती है तो आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उस काम के लिए। और जैसे जैसे और लोग इन्वॉल्व होते जाते हैं वैसे वैसे कंपनी की ग्रोथ भी होती जाती है। वैसे वैसे जो वर्क की डिमांड है वो बढ़ते जाती है। और उसके हिसाब से अगर आप खुद को नहीं चेंज करोगे तो वो फिर प्रॉब्लम देगा आपको बहुत लॉन्ग टर्म टाइम में। इसलिए वर्क एथिक अपने आप ही चेंज हो जाता है व्हेन वी स्टार्ट ग्रोइंग, व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग एंड व्हेन कंपनी स्टार्ट ग्रोइंग। तो आपकी जो वर्क एथिक है वो आपको पता होता है कि ठीक है मेरे को अब इतने घंटे काम करने हैं, इस तरीके से काम करना है, मेरे को ये चीज़ें प्रायोरिटी उसको प्रायोरिटी में लानी है, इन सब लोगों को हायर करना है, इससे बात करना है, इससे पार्टनरशिप करना है। तो हर चीज़ अपने हिसाब से अपने 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 ब्लॉक्स जो है अपने अपने बैठने लगते हैं अपने अपने हिसाब से। जब आपका गोल जो है वो आप उस पर फोकस करने लगते हो। और जब बहुत सारे लोग एक साथ में इन्वॉल्व होते हैं आपकी कंपनी के अंदर तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को ये चीज़ करनी है। और अगर मेरा ही अगर वर्क एथिक या फिर वर्किंग टाइम या फिर प्रोडक्टिविटी या फिर अगर फोकस नहीं हूँ मैं मेरे ही चीज़ों में तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख देगा आगे जाके, या फिर मेरा कंपनी बेसिकली ग्रो नहीं होगा। तो ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और आपका जो एक मुकाम है उस मुकाम में पहुंचने के लिए वर्क एथिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उस अपने खुद को उस चीज़ के अंदर ढालना पड़ता है कि आप वो सारी चीज़ें फॉलो करें। तो आपके लिए वो चेंज कब था? मतलब आपने जब इंटर्नशिप भी किसी 2-3 और मतलब आपके थ्रू आउट इंजीनियरिंग आपने 3 इंटर्नशिप की थी। तो आपको लगता है कि वो इंटर्नशिप आपके वर्क मेंटालिटी पे काफ़ी इफ़ेक्ट किया? तो वो मतलब वो आपके लिए चेंज कब हुआ? वो चेंज मैं बोलूँगा कि मैं जब डायरेक्ट टाइम में था तो वहाँ पे जो मेरे 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 मैनेजर थे, अनूप कलबलिया उनका नाम है। उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पुश किया चीज़ों को लेकर। उन्होंने बताया कि क्या सही है क्या गलत है कैसे काम किया जाता है। और मैंने पहली बार वहाँ पे देखा कि टीम्स कैसे काम करती हैं। और एक रियल रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीखने के लिए कि कैसे काम करना है। और फिर मैंने देखा कि ठीक है इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से लोग काम करते हैं। और अगर प्रोडक्टिविटी और ग्रो करना है तो इस तरीके ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और वहाँ से मैंने फिर देखी चीज़ें और मैंने शुरू किया काम करना। तो मैं अगर जब भी मैं काम करते रहता हूँ तो मैं बहुत फोकस्ड रहता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत फोकस्ड रहूँ। और ये सब चीज़ें मैंने डायरेक्टाइज से सीखी। और जब मैं स्लैक में गया तो वहाँ पे ये चीज़ें और भी ज़्यादा हाई लेवल पे हो रही थी। लोग काम करते थे और वो बहुत फोकस्ड भी थे, दे वर टेकिंग ब्रेक्स एज वेल। और वहाँ पे थर्सडेज को मोस्टली शाम के टाइम लंच वगैरह भी ब्रंच और वो पार्टी जैसा भी होता था।
तो लोग वहाँ पे वर्क एथिक जो है अपना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करते थे। तो वो सब चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी और मैंने सीखा कि ठीक है, लोग जब काम की का टाइम होता है तो लोग एकदम फोकस हो जाते हैं और एकदम अच्छे से काम करते हैं, और फिर जब ब्रेक का टाइम होता है तो लोग प्रॉपर एंजॉय भी करते हैं। तो ये जो हैं चीज़ें, वो जब आप काम करते हो किसी कंपनी में तो आपको समझ में आता है कि ठीक है, ऐसे काम करना है। और जब आप किसी कंपनी खुद की चालू कर देते हो तो बेसिकली जो आपने सब देखा है वो आपको खुद को फॉलो करना ही पड़ता है। बिकॉज इफ यू डोंट फॉलो when you are starting your own company, and if you don't follow all those things, then you cannot expect your employees to do the same, right? So you can talk about all the terms, but if I'm not following, then my employees won't follow that. So इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्क एथिक या फिर वर्क लाइफ बैलेंस और जो भी फोकस और प्रोडक्टिविटी की जो भी बातें हम कर रहे हैं वो हम खुद भी करें, और साथ में वो हम करते करते फिर हमारे एम्प्लॉयज अपने आप करने लगते हैं। इसलिए और ये सब सारी चीज़ें मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे ही सब सीखी हैं, और वहाँ से मैं उसको आगे लेकर अभी तक चले आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जो पहला इंटर्नशिप था वो डायरेक्टर में था और आपको वो शायद फर्स्ट ईयर में मिला था। हाँ, फर्स्ट ईयर के एंड तक सेकेंड सेमेस्टर में मिल गया था। तो वो इंटर्नशिप मिली कैसे आपको, मतलब अगर वो जो लोग देख रहे हैं और जो लोग इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं हाँ, तो उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए? तो एक उसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि मैं बस थोड़ी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था, बट मैं उतना तोड़ू कॉम्पिटिटिव कोडिंग करता नहीं था। मैं बहुत बड़ा प्रो लेवल प्रोग्रामर नहीं हूँ, बट मैं उस टाइम पे बहुत कोडिंग करता था। बट आई वॉज नॉट स्टिल ऑन द टॉप 50 और टॉप 100 इन इंडिया एंड ऑल दैट। बट आई वॉज वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी। आई वॉज स्टिल ट्राइंग टू हेल्प पीपल। जो नए जूनियर आ रहे हैं उनको कैसे हेल्प करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, या कोडिंग में क्या क्या चीज़ें हमको करनी चाहिए, वो हमेशा मैं सोचते रहता था कि ठीक है, हम लोग, मेरा हमेशा यही है कि अगर मैं खुद को ग्रो कर रहा हूँ तो मेरे आसपास भी जो लोग हैं उनको साथ में लेके ग्रो करूँ। तो मैं बहुत सारे सजेशंस वगैरह डालता था, और कोडशेफ से किसी ने वो मेरे सजेशंस और फीडबैक देखे जिसको बहुत अच्छे लगे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, व्हाई डोंट यू कम अप फॉर एन इंटरव्यू एंड फॉर डायरेक्ट आई एंड वर्क विथ अस एट कोडशेफ। तो हमने फिर दो तीन तीन या चार कॉल्स आपस में की, बहुत सारे डिस्कशंस किए, प्लान किए, और फिर जाके मेरे को कोडशेफ में इंटर्नशिप मिल गई। तो इसमें दो चीज़ें हैं, पहली तो आपको थोड़ा बहुत टैलेंट आपके पास होना ही चाहिए, बिकॉज अगर टैलेंट नहीं है तो फिर कोई आपको हायर नहीं करेगा। और दूसरी बात, जितनी ज़्यादा आप नेटवर्किंग करते हो, जो मैं नेटवर्किंग ही मैं अपने मेरी अभी तक की लाइफ की सारी चीज़ें मैं नेटवर्किंग को ही क्रेडिट देता हूँ कि नेटवर्किंग जो भी हमने की है वो बहुत वैल्यूएबल होती है। तो जितनी ज़्यादा लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो, जितने लोगों से बातें करते हो, जितना लोगों से सीखते हो कि ठीक है क्या सही है क्या गलत है, कैसी चीज़ें करनी चाहिए, फिर आप उसमें जब आप काम करोगे तो आपको अपने आप वो आगे लेकर जाता है। तो मैंने कोडिंग वगैरह तो करता ही था मैं, बट मैं जो कम्युनिटी है वो उसमें मैं बहुत एक्टिव था। कोडशेफ की जो कम्युनिटीज़ है उसमें, और लोगों से बात करता था, और वहाँ से फिर मुझे कोडशेफ ने देखा, और फिर बस वही इंटरव्यू लगा वहाँ से। अ, ठीक है, तो ये तो बढ़िया बात हो गई, लेकिन मतलब आपका जो मेन पॉइंट है वो है कि बी टैलेंटेड एंड बी एक्टिव इन द कम्युनिटी। Right. So be talent is always needed. So you have to know what you are doing and what you will be doing. So which is like the first thing, right? You have to know your skills. तो स्किल्स तो होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आती है। उसके बाद अगर आपके पास स्किल्स है और आप उसको दिखा नहीं रहे हो कहीं पे, या फिर उसके बारे में लोगों को बता नहीं रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो आपको वो स्किल्स आपके पास ही रह जाएगी। उसको बाहर ले आने के लिए आपको लोगों से नेटवर्क करना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों से जानना पड़ेगा कि ठीक है, कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, क्या मैं आप मेरी हेल्प कर सकते हो कि इन चीज़ों में। तो जब आप लोगों से नेटवर्क करते हो, बातें करते हो, तो आपको और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो एक कम्युनिटी कम्युनिटी तो ठीक है, बट इट्स मोर ऑफ लाइक नेटवर्किंग विथ राइट पीपल हु यू वांट टू वर्क विथ। सो उनके साथ जब आप नेटवर्क करना चालू करते हो तो कुछ ना कुछ तो रास्ते बन जाते हैं अपने आप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है कि जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, जिसके साथ जिस कंपनी में काम करना चाहते हो, वहाँ के लोगों से आप कांटेक्ट करो, उस कंपनी के लिए खुद को देखो कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उस जगह पे जाने के लिए। और जब उस सब चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे तो अपने आप वो चीज़ें होने लगती हैं। बढ़िया। एक चीज़ और है कि मतलब आपने बोला कि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से स्टार्ट किए थे, लेकिन आप चले गए डेवलपमेंट में, तो वो शिफ्ट कैसे हुआ और उसका रीज़न क्या था? शिफ्ट वही था कि
जब कोडशेप में गया तो फिर मेरे को वहाँ पे डेवलपमेंट के में काम थोड़ा-सा था। मैंने वहाँ पे कोड चेकर वगैरह भी जो है इनपुट आउटपुट मैचिंग वो सब पे काम किया था। बट फिर मेरे को डेवलपमेंट में थोड़ा-सा काम काम करना पड़ा था और वहाँ पे फिर मैंने चालू किया सीखना और मुझे लगा कि ठीक है, कम्युनिटी प्रोग्रामिंग तो ठीक है, इट्स मोर ऑफ लाइक एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। बट डेवलपमेंट में और ज़्यादा मुझे मज़ा आने लगा कि यार डेवलपमेंट में कुछ बनाते हैं और वो दिखता है हमें कि हाँ ठीक है, ये बनाया और ये विजिबल है। तो जो विजिबल होता है, जो रिजल्ट देता है एंड में, वो बहुत ही बहुत खुशी देता है। और लोगों को डेवलपमेंट पसंद है, बट लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पसंद है, बट मेरे को डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि उसमें हम कुछ बना सकते हैं और लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सबमिट करते हो, रिजल्ट आता है, टेस्ट पास फेल हो गया। बट डेवलपमेंट में आप कुछ बनाते हो जो और भी लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, डेवलपमेंट में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और फिर वहाँ से मैंने शिफ्ट हो गया कम्युनिटी प्रोग्रामिंग से डेवलपमेंट में। और उसमें सब मैंने पूरा ऑलमोस्ट सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर मैंने सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट में फोकस किया। तो और मैंने फिर बीच में थर्ड ईयर में एक छोटी सी प्रोजेक्ट भी चालू की थी, काइंड ऑफ लाइक अ स्टार्टअप कॉल्ड बुक्स बार्टर। तो बुक्स बार्टर में भी इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर जो ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो थर्ड ईयर में जा चुके हैं वो सेकेंड ईयर्स को अपनी अपनी बुक्स बेच सकते हैं लेस प्राइस में उस प्लेटफॉर्म पे जाके। तो मैंने उस प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत सारी मेहनत की थी, बहुत कुछ सीखा था, बट वो फेल हो गया एट द एंड स्टार्टअप। बट मैंने वहाँ से भी बहुत सारी डेवलपमेंट की चीज़ें सीखी थी। और फिर जब मैं स्लैक में गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट भी था, वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ नहीं था, तो वहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट ही है। तो वहाँ पे मेरा और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखा। और बस वही मेन रीज़न वही है कि डेवलपमेंट में आपको देखने मिलता है कि ठीक है, ये चीज़ मैंने बनाई है और ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। जबकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको बस टेस्ट केस वगैरह होता है और वो आप सॉल्व करते हो और रिजल्ट आता है एंड में, ठीक है। तो इसलिए हम्म। ये ट्रांजिशन का रीज़न है। तो आपने जब डेवलपमेंट चालू की तो आप ओपन सोर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो वो आपको ओपन सोर्स में कैसे गए और आपका वो मतलब क्या था, पूरा जर्नी कैसा था ओपन सोर्स का? और आपके कुछ रिपोजिटरीज ट्रेंडिंग भी कर रहे थे गिटहब पे, तो वो कैसे हुआ वो? हाँ, तो ओपन सोर्स में कैसा है कि ओपन सोर्स बस जब मैं डेवलपमेंट चालू किया तो फिर ओपन सोर्स अपने आप चालू हो गया। ओपन सोर्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और अगेन ओपन सोर्स जो कम्युनिटी है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप जो भी काम करोगे बहुत सारे लोग देख सकते हैं एक बार में ही। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि ओपन, अगर मेरे को लगा कि ठीक है, मैं यार जो भी यहाँ पे काम करूँगा वो एक साथ में इतने सारे लोग देख सकते हैं मेरे काम। और वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपने जो चीज़ें हैं वो प्रमोट करने का, फिर अपनी चीज़ें बताने का लोगों को। तो इसलिए मैं गिटहब पे काम चालू किया, ओपन जो भी मैं काम करता था उसको ओपन सोर्स करता था। तो बीच में मैंने इलो कोडर कम्युनिटी भी चालू की थी जहाँ पे लोग इन्वॉल्व होते थे, लोग ओपन सोर्स डेवलपमेंट करते थे मेरे साथ में और हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते थे। वो मेरा बस एंड गोल वही था कि मैं कैसे लोगों को हेल्प करूँ डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो वहाँ से जो मैंने काम किया ओपन सोर्स में, उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स हमने किए कम्युनिटी में, कोलैबोरेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा एंड ऑल दैट, अल्गोविकी, वो सब प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए हैं वो सब मैं अकेले नहीं कर पाया हूँ। जो उसमें तुम देखोगे तो उसमें 300-400 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो वो कम्युनिटी के साइड से आया। जब मैं कम्युनिटी में एक्टिव हो गया तो लोगों ने कंट्रीब्यूशन चालू कर दिया, लोगों ने मेरे प्रोफाइल व्यूज देखा, वहाँ पे जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे उनको देखा और फिर वहाँ से कंट्रीब्यूशन चालू किया और उस तरीके से ओपन सोर्स भी में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ मेरा। बढ़िया बढ़िया। तो आपको फिर स्लैक में इंटर्नशिप कैसे मिली, मतलब? तो स्लैक में आप इंटर्नशिप तो मैंने अप्लाई की थी वहाँ पे। फिर थर्ड ईयर जब आया तो मुझे लगा कि यार अब तो कुछ किसी बड़े कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहिए। और वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी काम करते हैं, जो भी बाहर की कंपनीज में अप्लाई करते हैं और जिसमें जहाँ पे अच्छे चांस हो कि ठीक है एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने 20 कंपनी में उस टाइम अप्लाई किया था और 8 कंपनी में मैं रिजेक्ट हो गया और 12 में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। फिर 12 में उसके बाद मैंने मोजिला, ब्राउज़र स्टैक, लिंक्डइन में भी इंटरव्यू दिया था, फिर स्लैक में इंटरव्यू दिया और एट द एंड स्लैक में जाके हुआ मेरा, जहाँ पे उन्होंने 3 से 4 इंटरव्यू लिए थे, कोडिंग टेस्ट लिया था, डेवलपमेंट वाला टेस्ट लिया था। तो स्लैक में तो अप्लाई करने के बाद ही हुआ, अप्लाई किया और फिर बताया कि ठीक है इस तरीके से
मैं काम करता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है। उन्होंने मेरा फिर पहले नॉर्मल कॉल लिया, फिर तो 3-4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज देके ही हुआ है स्लैक में इंटरव्यू इंटर्नशिप। और हम्म। स्लैक का इंटर्नशिप इंटरव्यू क्वेश्चंस जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत मजा आया था इंटरव्यू देने में। और वही है, 3rd ईयर के बाद मैंने स्टार्ट किया था अप्लाई करना। और मैं लोगों को वही बोलता हूँ कि एक एक दो कंपनी में अप्लाई करके मत छोड़ो, तुम्हें एक साथ में कम से कम 15 से 20 कंपनी में अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि एक 20 कंपनी में अप्लाई करोगे तो हार्डली जाके 3 या 4 में तुम शॉर्टलिस्ट होगे, और फिर उसमें से एक में तो हो सकता है तुम्हें हायर हो जाओ। तो इसलिए हम्म। मैंने स्टार्ट से ही बहुत सारी कंपनीज में चालू कर दिया अप्लाई करना। और वहाँ से फिर होते हुए फिर मुझे जाके स्लैक में इंटर्नशिप लगा। तो स्लैक में मतलब आपका सान फ्रांसिस्को में इंटर्नशिप लगा था, तो उसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं, मतलब वो, तो वो एक मतलब आपको क्या लगता है, जैसे मतलब जैसे नाम है उसका सिलिकॉन वैली का, वैसा वो सिटी वैसा सच में है कि, या फिर वो जो बनाया गया है? नहीं, सिटी सिटी वैसा ही लगेगा। हर जगह डेवलपर्स, हर जगह लोग हैं। सब जगह डेवलपर्स की बातें होंगी। स्टार्टअप्स हर जगह आवाज चलते रहेगा, स्टार्टअप्स में ये हो रहा है, ये रेज हो रहा है, ये फंडिंग ले रहे हैं। ट्विटर जो वहाँ में मैं रहता था, वहाँ उसके ठीक सामने, मेरे ठीक सामने ही ट्विटर की का हेडक्वार्टर था। उसके बाजू में उबर का हेडक्वार्टर था, सेल्सफोर्स का था। तो जहाँ पे मैं रहता था वहाँ के उसके आजू बाजू में बहुत सारी कंपनीज थी, सारी की सारी हेडक्वार्टर्स थी। गूगल का जो हेड सैन फ्रांसिस्को का ऑफिस है वहाँ पे वो 2-3 ब्लॉक्स मेरे घर के से था। तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो काम करते थे यहाँ से, जो गए थे आईआईटी वाले। तो उनके साथ मैंने गूगल में जाके कई बार मैं खाना भी खाया गूगल में। तो वो हम्म। वहाँ पे हर जगह स्टार्टअप्स तो हैं ही सैन फ्रांसिस्को में। पर उसके साथ साथ सैन फ्रांसिस्को का एक और डार्क साइड ये भी है कि SF बहुत कॉस्टली है। और हम्म। वहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अकेले जाके रह रहे हो तो वहाँ एक छोटे से तुमको रूम में रहना पड़ेगा। तो मेरा भी रूम बहुत छोटा सा था, बस वहाँ पे मेरे छोटे बड़े कपड़े और एक छोटा सा बेड जहाँ पे मैं सो सकूं। क्योंकि वहाँ का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे रहना, इफ़ यू आर गेटिंग वेरी गुड मनी देन ओनली यू कैन स्टे देयर। अदरवाइज हम्म। यू हैव टू लिव अवे अवे फ्रॉम सिलिकॉन वैली, और एटलीस्ट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। एंड वहाँ पे फिर होमलेस लोग इतने ज़्यादा हैं कि हर जगह पे तुम्हें, हर रास्ते पे हर जगह लोग बैठे हुए मिलेंगे, कुछ ना कुछ करते हुए मिलेंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ लाइक गुड एंड बैड। हम्म। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट, बट वो हब है ऑब्वियसली। तो वहाँ पे हर जगह पे जो स्टार्टअप वाली बातें वो तो होती रहती। हम्म। तो फिर आप उसके बाद स्लैक की इंटर्नशिप करने के बाद आप फिर वापस आए, फिर आपने जॉब किया एज ए CTO इन स्पीड बॉक्स। तो वो उसका एक्सपीरियंस एज ए CTO, आपका एक्सपीरियंस कैसा था इसका? सीटीओ का एक्सपीरियंस तो वही है। सीटीओ का जो रोल है कि भाई टीम मैनेज करो और प्लान करो कि ठीक है क्या प्रोडक्ट्स लाने हैं, क्या प्रोडक्ट आने हैं मार्केट में, कैसे इंप्रूव करना है अपने प्रोडक्ट्स को, ताकि वो और अच्छा, बेटर स्टेबिलिटी और बेटर फीचर्स प्रोवाइड करे कस्टमर्स को। तो वो एक कांस्टेंट वर्क होता है सीटीओ के लिए कि भाई वो टीम को मैनेज करते रहे, प्रोजेक्ट्स प्लान करे, प्रॉपर मैनेजमेंट करे, अपनी टीम से कम्युनिकेट करे, हर चीज़ उनके साथ 1-on-1 मीटिंग्स करे, देखिए उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो मैं तो वहाँ पे भी 4 या 5 महीने ही काम किया था। और मैंने कंपनी वो छोड़ दी क्योंकि वो अंधेरी में थी, और वहाँ पे आने आने में जो ट्रैवलिंग का जो प्रॉब्लम था वो बहुत ज़्यादा था। मैं जैसा कि तुम जानते हो हम लोग मीरा रोड में हैं। तो मीरा रोड से हर बार हर दिन अंधेरी जाना आना, और जो कि मैंने कॉलेज टाइम में मैं कर चुका था, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। तो मुझे लगा था कि यार ये लोकल ट्रेन का जो ट्रैवलिंग है ये कभी ख़त्म नहीं होगा क्या। मुझे ऐसा मैं सोचने लगा कि यार मैं अगर यही चीज़ करते रहूँ हर दिन, अप डाउन, सुबह 7 बजे भाग के जाऊँ, फिर शाम को 9 बजे वापस ट्रेन के लिए भागूँ, तो ये कुछ बैलेंस्ड लाइफ नहीं है। ये एक हसल ही है जो मेरे को बार बार यहाँ से वहाँ भागते रहना पड़ेगा हर दिन, लाइन लगाते रहूँ हर दिन क्यू में। even if you are getting good money, but the life that you are living is not that good. So I thought like let's just leave this company and do something of my own. तो इसलिए मैंने वहाँ पे फिर वही सीटीओ का रोल करके फिर 4 महीने बाद छोड़ दिया, 5 महीने बाद। तो आपने जब छोड़ने के बाद, तो आपने दूसरी जॉब करने के बदले आपने फ्रीलांसिंग चालू की, तो फ्रीलांसिंग क्यों, जॉब क्यों नहीं? मेन रीज़न वही है कि जॉब जॉब का बस यही है कि ट्रैवलिंग नहीं करना था मेरे को कहीं भी ट्रैवलिंग नहीं करना था। और दूसरा रीज़न था कि सीटीओ तो ठीक है, सीटीओ मतलब क्या होता है, किसी के अंडर में मैं हूँ नहीं। मेरे को फिर एक मेरे अंदर वो चीज़ आ गई कि यार मेरे को किसी के अंडर में काम नहीं करना है, मेरे को कोई मेरा बॉस नहीं होना चाहिए।
हुँ। मेरे को बस वो चीज़ आ गई मेरे दिमाग में कि यार अभी मैं खुद से करूँगा जो भी करूँगा, और मेरे को ट्रैवलिंग नहीं करना है, एटलीस्ट लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना है, हर दिन धक्के नहीं खाने, और जो भी मैं करूँगा वो खुद से करूँगा, मेरा कोई बॉस नहीं चाहिए मेरे को, कि मेरे को जो हर दिन बोले कि यार ये कर, क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट नहीं है, वो सब। तो इसलिए मैंने फ्रीलांसिंग चालू की, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट चालू किया, और वहाँ से फिर जैसे-जैसे वो बढ़ते गया, वहाँ से फिर मैंने और भी लोगों को हायर किया और फिर कंपनी चालू हो गई पूरी। तो अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और उनको भी मतलब एक फ्रीलांसिंग में चालू करना है अगर, तो प्रोसेस कैसा रहेगा उनके लिए? मतलब क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या रिज़्यूमे में क्या चाहिए और कैसे अप्रोच करने का है कंपनी को, तो वो कैसे होगा? आई थिंक फ्रीलांसिंग में आप पहले अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ, जहाँ पे आप दिखा सको कि ठीक है, ये मेरा टैलेंट है, ये सब चीज़ें पे मैंने काम किया है। और फिर आप कुछ लोगों से कम रेट पे ही काम लो, कि ठीक है, मेरे को यार बस अभी खाली मेरा पोर्टफोलियो बनाना है, इसलिए मेरे को अभी बस थोड़े बहुत जो काम है वो दे दो, मैं आपका काम करके दूंगा, और एक अच्छा मेरे को फिर आप रिव्यू दे देना, एक अच्छा मेरे को फीडबैक देना, या फिर रिकमेंडेशन देना, या फिर आप अपना लोगो मेरे को यूज करने के लिए दे देना। ठीक है, तो जब वो स्टार्टिंग में वही करना पड़ता है, अपना पोर्टफोलियो या फिर अपना जो तुम्हारा ब्रांड है वो बनाना पड़ता है, कि ठीक है, मैं नोड.जेएस डेवलपर या फिर जावास्क्रिप्ट डेवलपर में हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट लोग जब मैं सर्च करूँ कोई किसी को हायर करना, तो वो मेरा नाम ले। तो उसके हुँ। लिए स्टार्टिंग में कम पैसों पे भी काम करना पड़ता है, अपना ब्रांड बनाना पड़ता है, अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। वो एक बार बन गया तो फिर आप अपने रेट्स जो है, आपका जो आवरली रेट या फिर डेली रेट्स है उसको आप बढ़ा दो, और फिर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेना चालू करो। लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखो कहाँ पे और प्रोजेक्ट्स मेरे को मिल सकते हैं, और फिर वहाँ से आगे बढ़ो। हुँ। तो आपने जब यूलर प्रोडक्ट चालू की, तो उसका मेन रीज़न क्या था? वो कंपनी चालू करने का आपका मेन प्रोडक्ट क्या था उस टाइम? मेन प्रोडक्ट तो उस टाइम यही था कि यार पहले एजेंसी से ही चालू करना है, एजेंसी में चालू इसलिए करना है क्योंकि हमारा एंड गोल तो वही था कि प्रोडक्ट पे आना है। एट अ पॉइंट हम लोग को प्रोडक्ट, अपने खुद का प्रोडक्ट बनाना है, और बट उसके पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले अपनी टीम होनी चाहिए, और टीम को रन करने के लिए कुछ 1-2 साल का पैसा होना चाहिए अपने पास, एटलीस्ट 8-10 महीने का पैसा होना चाहिए, ताकि अगर हम काम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे भी, तो भी हम लोग पूरी टीम को पैसा दे पाएँ और सब कुछ एकदम स्मूथली चलते रहे। तो वो करने के लिए इसलिए मैंने इलोकोडर चालू किया, और वहाँ पे हमने पहले प्रोजेक्ट्स पे काम किया, लोगों से प्रोजेक्ट्स लेना और उनके बाद उनसे बात करना। ठीक है, और उनसे लोगोस उनका लेना और उनसे रिकमेंडेशन लेना, और वहाँ पे फिर हम लोग ने जो स्टार्टिंग में पैसे बनाए, फिर उसको मैंने सेकेंड डे में यूज़ किया प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक साल हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, लोगों के दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स बनाए, पैसे पैसे इकट्ठा किए, पैसे सेव किए, और फिर सेकेंड ईयर से हमने प्रोडक्ट पे मूव हो गए। हम लोग प्रोडक्ट बनाए, और यहाँ पे अभी टेक्सो, तुम्हें पता ही है, टेक्सो हमने लॉन्च किया नवंबर में, और अभी कंपनी ग्रो हो रही है। हुँ। तो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जैसे-जैसे आपकी कंपनी बड़ी बड़ी होती गई या फिर जैसे-जैसे आप मतलब ग्रो हुए, तो आपका फाइनेंशियली जो माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज हुआ है। तो वो मतलब वो कैसे चेंज हुआ है और उसका तो मतलब आप अभी फाइनेंस के बारे में क्या सोचते हो? कि वो लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए? फाइनेंस तो मैं फाइनेंस में उतना तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट फाइनेंस यही है कि आपको अपने जो पैसे हैं उसको बहुत संभाल के रखने हैं। पैसे आप 1 रुपये बनाओ या 10 रुपये बनाओ या 100 रुपये बनाओ, अभी आप जो इतना सेव कर सकते हो उतना ज़्यादा सेव करो, क्योंकि वही आपको टाइम देगा, आपको आपको हेल्प करेगा। आपको पता नहीं है कि कब सिचुएशन खराब हो जाए। इट कैन बी रिलेटेड टू हेल्थ, इट कैन बी रिलेटेड टू ऑल दिस लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस। सो एनीथिंग कैन कैन कम अप एट एनी टाइम। सो अगर आप पैसे बना रहे हो तो उसको ट्राई करो कि जितना ज़्यादा सेव कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हमेशा फाइनेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है कि हाउ मच कैन आई सेव इन व्हाट आई एम अर्निंग, एंड व्हाट कैन आई डू टू सेव द मैक्सिमम दैट आई एम अर्निंग। तो बस तो वो जैसे सोचते रहो। जैसे अगर मैं 100 रुपये कमाता हूँ, तो उसमें से मेरे को कितना सेव करना चाहिए और कितना अपने जैसे कोई भी आप अगर आप हो, तो अगर आपको आप जितना भी कमाते हो उसमें से कितना परसेंट आप टेक्सों में डालते हो, कितना घर के चीज़ों में डालते हो और कितना सेव करते हो? मैं जो भी पैसे कमाता हूँ उसमें मंथली, हम लोग कोई भी फाउंडर रहे या कोई भी एम्प्लॉय रहे कंपनी का, हर किसी को मंथली सैलरी लेना पड़ता है।
और उसके बाद मंथली सैलरी आप ले लो, बाकी जो भी आपके पैसे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, वो आप कंपनी में ही रीयूज़ करो। तो जैसे आप अगर समझो कि आपने 5 लाख 10 लाख बना लिया, ठीक है, या फिर हेलो, हाँ, हाँ। तो जैसे कि आपने समझो कि आपने आप हर महीने आप समझो 4 लाख रुपए बना रहे हो, ठीक है, हम्म। तो जैसे ही आप सैलरी देते हो एम्प्लॉयज़ को, वैसी सैलरी आपकी भी होनी चाहिए। आप हर हर महीने आप फिक्स सैलरी लो, और बाकी जो पैसे बच बच रहे हैं उसको कंपनी के अंदर सेव करते रहो। और सेविंग करने के बाद वो एट द एंड ऑफ द ईयर यू कैन प्लान कि ठीक है, ये अमाउंट है मेरे पास, तो मेरे को क्या क्या इसे कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ नया प्रोडक्ट बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं कंपनी के लिए क्या क्या कर सकता हूँ जिससे कंपनी इंप्रूव हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि ठीक है, अब कंपनी इस बार ग्रो हुई है तो मेरे को मेरे एम्प्लॉयज़ को कुछ बोनस देना है या कुछ करना है, तो वो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा हर महीने मंथ टू मंथ हमेशा सैलरी ही लेना चाहिए, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वो को फाउंडर हो, चाहे कोई भी हो। और जब हर बार जो फाइनेंशियल ईयर जब होता है, उसका देखने का ठीक है प्रॉफिट लॉस इतना हो रहा है, और ये प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट, अब मैं इस प्रॉफिट को कैसे रीयूज करूं मेरी कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए। हम्म। अभी जो टाइम चल रहा है वो जो मतलब लॉकडाउन का जो भी टाइम चल रहा है वो न्यू ग्रेजुएट्स के लिए बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि एक दो कम से कम एक दो साल बहुत टफ होने वाला है उनके लिए। तो आप क्या एडवाइस दोगे, मतलब उनको अगर जॉब ढूंढना है या उनको वर्क फ्रॉम होम ही मिलेगा अभी वैसे भी, तो कैसा एडवाइस? बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अभी को भी जॉब निकाल भी दिया गया होगा, क्योंकि वो इकोनॉमी का बहुत इशू चल रहा है, पैसे का बहुत इशू चल रहा है। तो आप लोग आईटी इंजीनियर्स के लिए क्या एडवाइस दोगे? मैं तो यही बोलूंगा कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तो तुम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो कि नहीं मेरे को एक कंपनी में जॉब करना है, मेरे को कंपनी ने हायर नहीं किया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं, बहुत सैड हो जाऊं, और मैं सोचने लगूँ कि यार अब क्या करूं मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, फिर freelancer.com है, fiverr.com है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग डालते रहते हैं, उनको हर जगह काम चाहिए रहता है कि ठीक है मेरे को ये काम करके दे दो, मैं इतने पैसे तुम्हें पेमेंट करूंगा। मेरे को मतलब बहुत सारी जॉब्स आते रहती हैं, वो फुल टाइम नहीं होगी हमेशा, बट वो पार्ट टाइम भी हो सकती हैं या फिर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बेसिस भी हो सकती हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स हमेशा लेना चाहिए, वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाओ। और अगर आपको जॉब नहीं मिले तो फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग बहुत अच्छा है। और उसमें काफ़ी स्कोप है, अगर आपको एक बार अच्छा आप काम करते हो तो लोग आपको खुद ही रिकमेंड करते हैं, ठीक है ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है तो इसके पास आप जाओ, ये अच्छा काम करके देगा, ठीक है। या फिर तो वो एक बार अगर आपने अच्छा काम किया, एक बार अच्छा कुछ बना के दिया किसी को, तो आपको अपने आप रेफरल मिलने लगता है, ठीक है, तो आपका अपने आप वो ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, you can contribute to open source and make really some good projects। एंड ओपन सोर्स में भी कैसा है कि लोग आपको फेवर भी करते हैं, लोग आपको कुछ मंथली पेमेंट भी देते हैं अगर आपका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। गिटहब स्पॉन्सर्स करके कुछ प्रोग्राम है, जहाँ पे अगर आपने कुछ अच्छा बनाया है तो गिटहब आपको स्पॉन्सर भी करता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर फ्रीलांसिंग में आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रीलांसिंग में आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कम पैसे लेकर करो, बट आप उनसे मेक श्योर करो कि आप उनसे 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 रिकमेंडेशन लेटर लो, या फिर उनसे एक टेस्टिमोनियल लो, और उनका लोगो आप यूज़ कर पाओ अपने अपने पोर्टफोलियो पे, ठीक है। और धीरे धीरे अपना अपना ब्रांड बनाओ। और लास्टली ऐसा नहीं है कि बस आईटी में अगर आप हो तो आईटी में ही काम करना चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, अगर आपको म्यूजिक बैकग्राउंड कंपोज करना बहुत अच्छे से आता है, या फिर आपको किसी दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप वो सब चीज़ों में एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं है कि आईटी में हो तो बस आईटी का ही काम आपको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्री हो, अवेलेबल हो, दूसरी चीज़ों भी एक्सप्लोर करो। हम्म। तो ये बात तो आपने सही कही। मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे कैसे बोलते हैं कि मतलब आपने इतने साल इंटर्नशिप की, और 3 साल से आप आईटी इंडस्ट्री में हो, तो आप आईटी इंडस्ट्री को कैसे देखते हो? मतलब एज अ होल इंडस्ट्री आपको क्या, मतलब बाहर से लोगों का परसेप्शन रहता है कि यहाँ पे लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं और काम करते हैं, तो आपका परसेप्शन कैसा है आईटी का? आईटी में 80% जो वर्कफोर्स है वो बेसिकली तो कुछ काम नहीं करती है। वो बस जो बेसिक्स का काम है, एक्सेल फाइल भरना, डेटा कलेक्ट करना, प्रपोजल बनाना, पीडीएफ बना बना के भेजना, ईमेल्स रिप्लाई करना, और सिंपल एसक्यूएल और मोंगोडीबी की क्वेरीज लिखना। तो 80% वर्कफोर्स तो यही करती है।
20% वर्कफोर्स जो है वो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किल्ड है। उनको पता है कि ठीक है डेवलपमेंट में ये ऐसे काम होता है, ऐसे सर्वर पे ये काम करना है, स्केलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब ऐसे काम होता है। तो आईटी स्किल अगर तुम मैं ऊपर से देखूं तो ये लगेगा कि ठीक है आईटी तो मतलब एवरग्रीन सेक्टर है, हमेशा ग्रो होते रहेगा, हमेशा इसमें काम आते रहेगा। जैसे अभी तुम पता है कि जियो अभी एक आईटी कंपनी है। जियो में टेलीकॉम और आईटी सबसे बड़ा सेक्टर है, और जियो ने अभी लास्ट एक वीक के अंदर ही कितने सारे पैसे, अराउंड 90,000 करोड़ के ऊपर पैसे बनाए। ठीक है। तो और फंडिंग वगैरह उठाया है। तो आईटी तो ऑब्वियसली एवरग्रीन है, और आईटी में ग्रो होना बहुत इजी है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपको पता है कि ठीक है मेरे को ये चीज़ करनी है, इसमें मेरे को ये फील्ड में आगे बढ़ना है। आईटी में बहुत सारे फील्ड है, फ्रंट एंड बैक एंड, डेवऑप्स, क्लाउड और वो सब। तो अगर आप एक भी में बहुत अच्छे हो तो आपको आगे आगे मौका डेफिनेटली मिलता है। और मैं आईटी को इस तरीके से देखता हूँ कि आईटी बहुत अच्छा फील्ड है, और उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई आईटी फील्ड में है तो वो बहुत ही लकी है कि ठीक है वो एक आईटी फील्ड में, या फिर आईटी ग्रेजुएट, या फिर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है। क्योंकि और उसमें अगर वो और मेहनत करता है तो और नई टेक्नोलॉजी सीखता है तो बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि ये एक एवरग्रीन फील्ड है और ये कभी स्टॉप नहीं होगा। इसमें नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, नए नए इंप्रूवमेंट्स होंगे, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट होगा, होते रहेगा। और ये बहुत सारे नए नए चैलेंजेस भी आते रहेंगे हमारे ग्लोबल लेवल पे। तो ये बहुत बहुत अच्छा इंडस्ट्री है। तो अब मतलब हम लोग ने डिग्री का बात कर लिया, लेकिन जिनके पास डिग्री नहीं है, आईटी का डिग्री नहीं है, और उनको अगर आईटी फील्ड में आने का है, तो तो उनका प्रोसेस कैसा रहेगा? वो कौन सा लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहा है, कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए? अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे फ्री कोड कैंप है। फ्री कोड कैंप एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे मतलब आपको अगर जो आप मार्केटिंग वाले हो, सेल्स वाले, तो भी आप जाके आईटी सीख सकते हो। क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। और उसमें हाँ। आपको फ्रंट एंड, बैक एंड सब कुछ सिखाता है वो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको को डिग्री होनी चाहिए तभी आप आईटी में हो। अगर आपको नॉलेज है, आपने सीखा है चीज़ें कोर्स करके, प्रैक्टिस करके, तो आईटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आईटी में जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कोड लिखोगे, जितना आप एरर फिक्स करोगे, उतना आप इवॉल्व होगे, उतना आप सीखोगे, है ना। तो आईटी में जो हम कॉलेज से सीख के आते हैं वो हमको कुछ यूज में नहीं आता है। पीएचपी तुमने सीखा होगा, तुमने जावा सीखा होगा, बट जावा और बहुत बहुत कम ही यूज होता है, पीएचपी बहुत कम यूज होता है। बाकी अभी नोड जेएस की बात करते हैं, जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं। ठीक है, नए नए टू वेब पैक हो गया, बहुत सारे नए नए पैकेजेस आ गए जावास्क्रिप्ट में जो लोग यूज करते हैं, वो सब किसी ने सीखा नहीं है। तो ये जो भी कुछ है वो तो बस वही है कि लोग जितना प्रैक्टिस करें, जितना नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, जितना ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, उतना ज़्यादा वो लोग सीख रहे हैं। तो आईटी में कुछ भी कोई भी स्किल जो आपने कॉलेज में सीखी है वो बहुत ही हार्डली कहीं यूज़ होगा। जितना आप नया चीज़ सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कोड लिखोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और आई थिंक बहुत सारी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज में गूगल या अमेजोन या फिर माइक्रोसॉफ्ट या मेरी कंपनी टेक्सो, हम लोग कोई भी कभी भी हम लोग डिग्री नहीं देखते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी डिग्री नहीं देखेगी कभी भी। वो हमेशा ये सोचे कि ठीक है उसका टैलेंट कितना है, वो इंटरव्यू बेसिस पे ही हायर करती है। ठीक है। तो तुम्हारे पास एमए का डिग्री होने दो या फिर एमएस का या फिर कोई भी डिग्री होने दो, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम हायर हो जाओगे, नहीं टैलेंट है तो फिर ऑब्वियसली वो लोग रिजेक्ट कर देंगे, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स अबाउट दैट योर एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट। तो एक और क्वेश्चन है कि मतलब एक डिस्कशन रहता है कॉन्स्टेंटली कि पैशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या स्किल। तो आपका क्या टेक है उसमें? मतलब अगर किसी का पैशन बहुत ज़्यादा है, बट वो अगर बिना स्किल के किसी फील्ड में घुसता है तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम होते हैं। बट अगर किसी के पास स्किल है और पैशन नहीं है तो फिर, तो आपका क्या सोचना है उस पर कि ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि किसी के पास किसी को पैशन रहे और उसके पास स्किल्स नहीं रहे। अगर मेरे पास, मैं पैशनेट हूँ कंपनी चलाने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, या फिर मिलियंस और बिलियंस नंबर पे रीच करने के लिए, तो मेरे को उस अगर डायरेक्शन में मैं फोकस्ड हूँ तो मेरे पास स्किल्स अपने आप आएंगी। क्योंकि मैं उस रास्ते पे, उस गोल के लिए कॉन्टिन्यूस वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर कोई कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है अपने जो पैशन है उस पर, तो उसको स्किल सेट का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अगर तुम्हारे पास स्किल सेट नहीं है और तुम बोलोगे कि मैं बहुत पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए, या फिर ये काम करने के लिए, ये चीज़ करने के लिए तो बहुत पैशनेट हूँ, तो वो कुछ मैटर ही नहीं करता, उस सेंटेंस का कुछ मीनिंग नहीं है। तो पैशन विल ऑलवेज कम विथ स्किल्स, ये दोनों साथ साथ में होती हैं। तो और अगर आप पैशनेट हो कोई चीज़ करने के लिए, और जितना आप उस पर टाइम दोगे, तो आपकी चीज़ अपने आप ग्रो होगी।
और जितनी ज़्यादा, और अगर कोई बोला कि मैं इसमें इतना स्किल्ड हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं उसमें इतना पैशनेट हूँ। तो दोनों बहुत पैरेलली काम करती हैं। हुँ। तो अभी आईटी में ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और बहुत लोग आईटी छोड़ना भी चाहते हैं और बहुत लोग आईटी में आना भी चाहते हैं। तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? मतलब आपको आगे क्या सोच के छोड़ना चाहिए और क्या होना चाहिए आपके पास ताकि आप छोड़ने का डिसीजन ले सको? आईटी क्यों छोड़ना है वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाएगा कि आईटी आपको छोड़ना क्यों है। हुँ। आईटी मेरे को नहीं लगता है किसी को छोड़ना चाहिए। मैं तो अभी भी रिग्रेट करता हूँ छोड़ के, कि मैंने कोडिंग बहुत कम कर दी है। मेरे को लगता है कोडिंग मेरे को और करनी चाहिए थी। मैंने बहुत पहले ही, मतलब मैं एडवांस लेवल कोडिंग नहीं कर रहा हूँ। बट आईटी फील्ड, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को कि आईटी फील्ड में कोई है, किसी ने कोडिंग सीखा है और उसको कोडिंग पूरी भूल जाए या फिर उसको पूरी तरीके से छोड़ दे। इवन इफ यू वांट टू स्विच टू एनी अदर इंडस्ट्री, आपको अब तभी भी कोडिंग जो है थोड़ी बहुत बेसिक लेवल की आनी ही चाहिए। आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि कोडिंग आपका जो आप जो कोडिंग सीखे हो वो भूलो नहीं। क्योंकि ऐसा है कि सब कुछ जो भी इंडस्ट्री है वो आगे जाके कहीं ना कहीं आईटी में इंक्लूड हो जाती है। हर जगह आईटी है ही, ठीक है। हुँ। तो आपको बेसिक्स ऑफ कोडिंग तो हमेशा आना चाहिए। अब जो बात हुई कि कैसे कोई स्विच करे, तो मैं अगर किसी को स्विच का प्लान चाहिए, तो मेरे लिए स्विच का प्लान सिंपल है कि पहले आप 1-2 साल काम करो आईटी फील्ड में, जानो कि क्या है ये मेरे लिए था कि नहीं था, ठीक है। जब आपको रियलाइज होगा ठीक है मैंने 2 साल काम किया और मेरे लिए अभी यूजफुल नहीं है, मेरे को कुछ और ट्राई करना है, तो एटलीस्ट हैव सम सेविंग्स, सो दैट आपके ऊपर बर्डन नहीं आए कि ठीक है यार मैं 2 साल काम किया और मैंने 4 लाख 5 लाख रुपए कमाए और अब मैं स्विच करना चाहता हूँ। तो आपके पास सेविंग होगी तो आपको प्रेशर नहीं रहेगा, स्विच स्विच होने में प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान करो कि ठीक है मेरे को कैसे स्विच करना है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको कुछ प्लानिंग नहीं है, तो एटलीस्ट 1-2 साल काम करो आईटी में और पैसे जमा करो थोड़े से, और फिर स्विच करने का प्लान करो। फिर नई इंडस्ट्रीज जो भी आपको ट्राई करनी है उसमें देखो कैसे क्या काम होती है, इसके बारे में सीखो जानो। और बेनिफिट कि ठीक है अब मेरे को ये वाली इंडस्ट्री में पैसे आने चालू हो गए, मैं 2-5 रुपए कमा रहा हूँ, तब मैं सोचूंगा ठीक है अब मैं ये यहाँ पे मेरा ठीक है, मैं थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो चुका हूँ, फिर मैं स्विच मारने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए ताकि यहाँ पे अगर 100 रुपए तुमने यहाँ से बना लिए हैं और तुम इसमें अभी 100 रुपए बना लिया और इसमें तुम प्रैक्टिस करते रहो, जब तुम्हें लगे ठीक है मैं यहाँ पे 5 या 10 रुपए 25 15 रुपए बनाने चालू हो रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ इस काम से, फिर तुम यहाँ पे स्विच होना ट्राई करो, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज अबाउट बैलेंसिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, कि मैं फाइनेंशियली मेरे मेरे साथ किसी और पे बर्डन नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का। हुँ। तो वैसे तो टेक्साओ का काफ़ी नाम है, लेकिन जो लोग नहीं जानते टेक्साओ को, आप उनको आप अपना प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन करोगे? मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, टेक्सॉ बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है। जैसे कि समझो आपको अब कोई भी कंपनी, जैसे कोई एजेंसी है या फिर कोई कंपनी है बी टू बी वाली, बी टू बी मतलब जो बिजनेस टू बिजनेस डील करते हैं, हुँ। वो जो बिजनेसेस हैं वो लोग मोस्टली जो काम करते हैं वो सोशल मीडिया पे काम करते हैं। उनको बहुत सारा पोस्ट लिखना पड़ता है, उनको हमेशा ग्रुप में बातें करनी पड़ती है, फिर उनको लिंक्डइन पे फाइंड करना पड़ता है कि किसको टारगेट करना है किसको टारगेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। टेक्सॉप क्या करता है, हम जो ऑटोमेशन है हम ऑटोमेशन बनाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए हम ऑटोमेशन बनाते हैं। समझो कि एक सिंपल सा स्टेप देता हूँ तुम्हें, अगर मैं एक सिंपल सा काम दूँ कि ठीक है ये तुम एक बिजनेस ओन करते हो और तुम्हारे जो बिजनेस का उसका कॉम्पिटिटर हो जो है वो ये ग्रुप फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ है और उसमें 10,000 मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम ये 10,000 मेंबर्स को कांटेक्ट कर पाए तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बता सकते हैं, है ना, क्योंकि ये लोग तो दूसरे का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी कि तुम उस सारे ग्रुप मेंबर में सबको एक्सट्रैक्ट करो सारे मेंबर्स, ठीक है। फिर उनको हो सकता है तुम फेसबुक मैसेज करो या फिर लिंक्डइन पे फाइंड करके उनका प्रोफाइल फाइंड करो लिंक्डइन पे, फिर उनको वहां पे मैसेज करो, है ना। हुँ। तो अगर ये सारा प्रोसेस तुम मैनुअली करना चाहोगे तो इसमें करीब करीब तुमको 1 हफ्ते या 10 दिन लग जाएंगे एक एक करके करने में, ठीक है। तो उस जगह पे ये टेक्सो वैल्यूएबल होता है, जहाँ पे ये आप जो चीज़ों ये सब छोटी चीज़ें काम करने से, किसी पोस्ट को लाइक करना है, किसी किसी मेंबर्स को निकालना है, किसी को मैसेज भेजना है,
किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। ये सब जो छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो सेल्स और मार्केटिंग टीम्स करती हैं, उसको हम ऑटोमेट करते हैं और वो हम्म ऑटोमेशन टेक्सटॉक प्रोवाइड करता है। हम्म। तो आपकी कंपनी का आगे का गोल क्या है, मतलब आप कैसे कैसे देखते हो, आपका विजन क्या है उस कंपनी को लेके? हमारे टेक्सटॉक का सिंपल सा गोल है कि वी वांट टू ऑटोमेट ऑल द मैनुअल वर्क दैट बिज़नेसेस आर डूइंग टू हेल्प देम स्केल फास्टर। सो इसका मीनिंग ये हो गया कि कोई भी बिज़नेस वो जो भी मैनुअल काम कर रहा है, जितना ज़्यादा कर रहा है, ठीक है? उसमें से ज़्यादा काम हम अगर ऑटोमेट कर पाएँ, तो हमारे लिए वो हमारा सबसे बड़ा गोल है कि ठीक है, वो हम अचीव अगर कर पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? क्योंकि बिज़नेसेस ऑलमोस्ट 60% टाइम अपना स्पेंड करती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैनुअल वर्क करने में। ठीक है? इसमें इस ईमेल करने में, लिंक्डइन पे मैसेज करने में, ईमेल फाइंड करने में, फ़ोन नंबर फाइंड करने में, फ़ोन नंबर पे कॉल करने में, बात करने में, ठीक है? और ये सब चीज़ें जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं और ये हर बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उनको स्केल में प्रॉब्लम करती हैं जब जब आप ये मैनुअल वर्क जो काम आते हैं, तो उनको बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर करने पड़ते हैं। किसी किसी कंपनीज में तो 20-20 वर्चुअल असिस्टेंट है, किसी में 100-100 वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो ये सब डेटा एक्सट्रैक्शन वगैरह काम करती हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सब चीज़ों को ऑटोमेट कर दें तो उनका बहुत सारा कॉस्ट बचेगा, प्लस उनको स्केल करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और वही टेक्सो का मिशन है। तो हम अभी अभी मिशन पे अपने काम कर रहे हैं और जब हमको लगे कि ठीक है, अभी हमारे पास वो सारे ऑटोमेशन अवेलेबल हैं जिससे एक बिजनेस की सारी एक्टिविटीज ऑटोमेट हो सकती हैं, फिर हमको लगा कि ठीक है, हम बहुत अपने गोल के बहुत नियर हैं। बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग आज का इंटरव्यू ख़त्म करने वाले हैं, और आप कोई लास्ट वर्ड बोलना चाहोगे अपने ऑडियंस को जो भी देख रहे हैं? वैसे तो पता नहीं कितने देखेंगे। मैं यही बोलूँगा कि हमेशा ड्रीम जो है वो बहुत बड़ा सोचो। बड़ा मतलब इतना बड़ा कि यार तुमको लगे कि यार मैं या ये भी सोच सकता हूँ क्या? सोचो कि मतलब मेरे को ड्रीम मतलब क्या होता है? मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए, मेरे को बहुत बड़ी बड़ी कार चाहिए, 50 कार चाहिए, मेरे को $10 मिलियन डोनेट करना है, लोगों को हेल्प करनी है, कम्युनिटी में लोगों को कैसे डोनेट करना है, गरीबों को कैसे मदद करनी है, ये सब चीज़ों को लेकर बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाओ। ड्रीम ड्रीम हमेशा बड़ा सोचो, और अगर तुम ड्रीम बड़ा सोचोगे तो और उसके बारे में सोचते रहोगे हमेशा, तो तुमको अपने आप रास्ते बनेंगे तुम्हारे उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। और वही चीज़ मैंने अभी तक की है। मैं बस वही सोचते रहता हूँ कि ठीक है, मेरे को कैसे अब आगे बढ़ना है, कैसे ये एक एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाना है। और उसके लिए जब तुम कॉन्स्टेंटली उस चीज़ पे फोकस करते रहोगे, काम करते रहोगे, तो अपने आप रास्ते बनते रहते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी सिंपल। इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग, it will get attracted towards you। ठीक है, सो कीप थिंकिंग अबाउट योर गोल, व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड डोंट थिंक स्मॉल कि भाई मेरे को बस एक मैं बड़ा सा एक घर ले लूँ, छोटा सा 2 BHK घर ले लूँ और उसमें मैं छोटी सी फैमिली रख लूँ और एक छोटा सा कार ले लूँ और चलाते रहूँ ये ट्रैफिक में। ये सब ड्रीम नहीं होता। ड्रीम बहुत बड़ा सोचो और उसके बारे में फोकस करते हुए ठीक है, ये मेरी ड्रीम है यार, मेरे को उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना है। वो एक कांस्टेंट थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में होते रहना चाहिए कि यार मेरे को उस मुकाम पे पहुंचना है। ठीक है, और जब तुम उसको सोचते रहोगे, हर दिन सोचते रहोगे आगे, तो तुम्हारे अपने अपने आप तुम हार्ड वर्क अपने आप आएगा, तुम्हारे अंदर अपने आप हार्ड वर्किंग आएगा, तुम्हारे अंदर अपने आप आइडियाज आएंगे, तुम्हारे पास अपने आप नेटवर्क आएंगे, अपने आप लोग आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे तुम्हारे ड्रीम अचीव करने के लिए। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट लाइक थिंकिंग एंड कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दैट। तो अगर हमारे किसी व्यूवर को आपका प्रोडक्ट खरीदना है तो आप वो कैसे रीच आउट करें, उसका ऑफिशियल वेबसाइट? हाँ, सिंपल है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.texau.com, texau.com, जहाँ पे आप सिंपल सा बटन है फर्स्ट पेज पे, स्टार्ट फ्री ट्रायल, एंड यू कैन स्टार्ट ट्रायल ऑफ 14 days एंड देन ट्राई द प्रोडक्ट एंड सी हाउ थिंग्स गो। एंड वहाँ से आपको अगर परचेस करना है सब्सक्रिप्शन तो आप ले सकते हो। बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक हो है, गया। चलो बाय। तेरे को देख कोई नोटिफिकेशन आया है क्या ऊपर? रिकॉर्ड का, हाँ। हाँ ठीक है, चल बोल।